गुड मॉर्निंग बच्चों। उम्मीद है आप लोग जो है स्वस्थ होंगे और आप लोगों की जो पढ़ाई है वो अच्छे से चल रही होगी। आज का हमारा टॉपिक है परमाणु संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बच्चों, मैंने बताया था कि ये जो लास्ट के चैप्टर हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं और मैंने ये एडवाइस किया था कि आप जो ये चैप्टर हैं इनको हाथ के हाथ एग्जाम के लिए तैयार करते रहें, है ना। तो परमाणु संरचना का मतलब है कि परमाणु के बारे में जो सबसे पहले जानकारी दी वो जे टॉमसन ने दी थी। तो जे टॉमसन ने बताया कि जो परमाणु है वो एक धनावेशित गोला होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन इस तरीके से फंसे रहते हैं जैसे तरबूज के अंदर बीज। लेकिन जो जे टॉमसन मॉडल था उसमें बहुत सारी कमियां थी, इसलिए वो मॉडल ड्रॉप कर दिया गया। परमाणु के बारे में जो सबसे पहले बताया वो रदरफोर्ड ने बताया। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम बोलते हैं रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन का प्रयोग। क्या प्रयोग है ये? रदरफोर्ड ने एक स्वर्ण पत्रक लिया, सोने की पत्ती ली, पत्रक, और उसके ऊपर तीव्रगामी अल्फा कणों की बौछार की। रदरफोर्ड ने क्या करा कि एक स्वर्ण पत्रक के ऊपर तीव्रगामी अल्फा कणों की बौछार की और कुछ रिजल्ट ड्रॉ किए उसने। तो रदरफोर्ड ने सबसे पहले तो ये देखा कि बहुत सारे अल्फा कण बिना अपने मार्ग से विचलित हुए सीधे निकल गए। इससे उसने क्या रिजल्ट ड्रॉ किया कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होना चाहिए, है ना। ये एक्सपेरिमेंट किया और इस तरह के परमाणु की उन्होंने कल्पना करी। तो पहली बात उन्होंने क्या ऑब्जर्व करी कि बहुत सारे अल्फा कण बिना अपने मार्ग से विचलित हुए सीधे निकल गए। इससे उन्होंने रिजल्ट ड्रॉ किया कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने क्या देखी कि बहुत सारे अल्फा कण जो है वो अपने मार्ग से प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हुए विचलित हो जाते हैं, है ना। अब अल्फा कण के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन और ये प्रतिकर्षण बल का अनुभव कर रहे हैं यहां से इस तरीके से। तो इससे उन्होंने क्या रिजल्ट ड्रॉ किया कि परमाणु के अंदर धनावेश होना चाहिए। ठीक है, परमाणु के अंदर चूंकि प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं अल्फा कण, तो इससे उन्होंने रिजल्ट ड्रॉ किया कि परमाणु के अंदर धनावेश होना चाहिए। तीसरी क्या ऑब्जर्वेशन करी उन्होंने कि बहुत कम अल्फा कण अपने मार्ग से 90 डिग्री से बड़ा कोण बनाते हुए विचलित होते हैं, है ना। ये ऐसे जा रहा था और 90 डिग्री से बड़ा कोण बनाते हुए विचलित होते हैं। तो 90 डिग्री से बड़ा कोण बनाते हुए विचलित होते हैं। इससे उन्होंने रिजल्ट ड्रॉ किया कि जितना भी धनावेश है वो सब एक पॉइंट के ऊपर एक जगह सेंट्रलाइज है और उसको उन्होंने नाम दिया नाभिक का। ठीक है ना। तो ये रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट है और इस तरह के परमाणु की उन्होंने कल्पना करेगी, इस तरह का उसका जो है स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है, फिर एक बार सुन लीजिए। रदरफोर्ड ने स्वर्ण पत्रक पर तीव्रगामी अल्फा कणों की बौछार की तथा निम्न निष्कर्ष प्राप्त किए। पहली बात उन्होंने ये देखी, बहुत सारे अल्फा कण बिना अपने मार्ग से विचलित हुए सीधे निकल गए। तो सीधे निकलने से उन्होंने क्या रिजल्ट ड्रॉ किया कि जो परमाणु है उसका अधिकांश भाग खोखला होना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने ये देखी कि बहुत कुछ अल्फा कण जो है प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हुए अपने मार्ग से विचलित होते हैं। इससे उन्होंने रिजल्ट ड्रॉ किया कि जो परमाणु है उसके अंदर धन आवेश होना चाहिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या ड्रॉ किया उन्होंने कि बहुत कम अल्फा कण अपने मार्ग से 90 डिग्री से बड़ा कोण बनाते हुए विचलित होते हैं। इससे उन्होंने रिजल्ट ड्रॉ किया कि जितना भी परमाणु के अंदर धन आवेश है वो सब एक जगह सेंट्रलाइज है और उसको नाम दिया उन्होंने नाभिक का। ठीक है, ओके, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए इसको तैयार करिए।
अब इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर रदरफोर्ड ने अपना जो मॉडल है वो दिया परमाणु की संरचना के बारे में। रदरफोर्ड मॉडल और बोहर मॉडल। तो रदरफोर्ड ने पहली बात ये बताई अपने मॉडल के अंदर कि जो परमाणु है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जितनी भी संभव कक्षा है उसके अंदर घूमते हैं। रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रॉन सभी संभव कक्षाओं में नाभिक के चारों ओर सभी संभव कक्षाओं में घूमते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये बताई रदरफोर्ड ने कि जितने भी पॉसिबल ऑर्बिट्स हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। बोहर ने क्या बताया? बोहर के अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल उन कक्षाओं में घूमते हैं जिनका कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणज होता है। बोहर ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में नहीं घूमते, केवल उन कक्षाओं में घूमते हैं जिनका कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, दूसरी बात क्या बताई रदरफोर्ड ने? कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, जिसके कारण कक्षा की त्रिज्या लगातार घटती जाती है। दूसरी क्या बात बताई? कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, जिसके कारण कक्षा की त्रिज्या लगातार घटती जाती है। और अंत में क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक में गिर जाता है। अंत में इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाता है। अर्थात
परमाणु अस्थायी होता है। परमाणु अस्थायी होता है। तो ये कमियां हैं रदरफोर्ड मॉडल के अंदर, और उनको दूर किया बोर ने, है ना। तो बोर ने पहला करेक्शन तो ये करा रदरफोर्ड मॉडल में कि इलेक्ट्रॉन जो है केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। दूसरी बात क्या कही रदरफोर्ड ने, तो ये कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कक्षा में घूमते हुए ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, और ऊर्जा में उत्सर्जन करने के कारण उसकी जो त्रिज्या है कक्षा की वो लगातार कम होती जाती है, और अंत में इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक में गिर जाता है। इसका मतलब ये है कि परमाणु अस्थायी। तो ये सबसे गलत बात जो है रदरफोर्ड ने अपने मॉडल के अंदर बताई। उसके अंदर बोर ने करेक्शन करा। क्या करेक्शन है? बोर के अनुसार कक्षा में घूमते इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते। है ना। बोर ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कक्षा में घूमते हुए ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते, किंतु यदि परमाणु को बाह्य स्रोत से ऊर्जा दें तो वह उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। यानी परमाणु को अगर हम बाह्य सोर्स से एनर्जी दें तो वो उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है, एक्साइटेड हो जाता है परमाणु, जहां वह 10⁻⁸ सेकंड तक रहता है। इसके पश्चात ऊर्जा का उत्सर्जन करते हुए अपनी सामान्य अवस्था में लौट आता है। यानी जो एनर्जी उसको बाह्य सोर्स से हम देते हैं उसको 10⁻⁸ सेकंड के बाद वो रेडिएट करते हुए वापस अपनी सामान्य अवस्था में लौट आता है। स्पष्ट है? परमाणु स्थायी होता है। ठीक है। यानी रदरफोर्ड ने तो अपने मॉडल में परमाणु को अस्थायी कहा, बोर ने उसमें करेक्शन किया और उसको स्थायी बताया। उत्सर्जित ऊर्जा का स्पेक्ट्रम लेने पर सतत स्पेक्ट्रम
प्राप्त होता है। ठीक है ना। तो रदरफोर्ड ने तो ये माना कि इलेक्ट्रॉन जो है कक्षा में लगातार घूमते हुए ऊर्जा का उत्सर्जन करता है लगातार, है ना। और लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करता है तो उससे हमें कैसा स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए, सतत स्पेक्ट्रम मिलता है। रदरफोर्ड ने इसमें करेक्शन किया। बोर के अनुसार उत्सर्जित ऊर्जा का स्पेक्ट्रम लेने पर रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो बोर ने इसमें करेक्शन किया। बोर के अनुसार उत्सर्जित ऊर्जा का स्पेक्ट्रम लेने पर रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, क्योंकि प्रत्येक तत्व के जो परमाणु हैं वो ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं एक्साइटेड अवस्था में, और वो एक विशेष रेखाओं के रूप में जो है ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, तो रेखीय स्पेक्ट्रम मिलता है ना। तो ये रदरफोर्ड मॉडल है, इसमें कमियां थी, उनको दूर किया बोर मॉडल ने, है ना। तो एग्जाम में ये पूछा जाता है रदरफोर्ड मॉडल बताओ या बोर मॉडल बताओ, तो जो सा भी पूछा जाता है वो आपको बताना है। कंपेयर करके पूछता है तो कंपेयर करके बताना है, ठीक है। ओके। रदरफोर्ड मॉडल की कमियां, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो पूछता है एग्जाम्स के अंदर जो है रदरफोर्ड मॉडल की कमियां बताओ, है ना। वैसे तो उसमें ही कवर हो जाता है, आप रदरफोर्ड मॉडल के अंदर मैंने बताया क्या क्या कमियां थी, है ना। रदरफोर्ड के अनुसार कक्षा में घूमते इलेक्ट्रॉन लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, जिससे उनकी कक्षा की त्रिज्या लगातार घटती जाती है तथा अंत में इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाता है। और नाभिक में गिरने का मतलब है कि जो परमाणु है स्थायी होता है, अर्थात परमाणु अस्थायी होता है। ठीक है, एक तो ये कमी रही। है ना, ऐसे लिखोगे रदरफोर्ड मॉडल में निम्न कमियां थी, मेन रूप से दो कमियां थी रदरफोर्ड मॉडल में।
मुख्य रूप से दो कमियां थी। ठीक है, पहली कमी तो ये थी। दूसरी क्या कमी थी? रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड परमाणु के अनुसार उत्सर्जित ऊर्जा का स्पेक्ट्रम लेने पर रेखीय सतत स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। जबकि प्रत्येक तत्व का परमाणु एक विशिष्ट रेखीय स्पेक्ट्रम जबकि प्रत्येक तत्व का परमाणु एक विशिष्ट रेखीय स्पेक्ट्रम प्रत्येक तत्व के परमाणु का एक विशिष्ट रेखीय स्पेक्ट्रम होता है। बोर के अनुसार परमाणु स्थायी होता है। है ना? तो एक तो रदरफोर्ड ने जो है परमाणु को अस्थायी बताया, एक कमी तो ये थी, और दूसरा उसने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, जिससे उसके कारण जो है एक सतत स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो बोर ने उसमें करेक्शन किया कि जो प्रत्येक तत्व का परमाणु है वो एक विशेष रेखीय स्पेक्ट्रम उत्सर्जित करता है ना? तो ये दो करेक्शन है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, पता होना चाहिए आपको एग्जाम में जाने से पहले। ठीक है, अभी जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से तैयार करिए, और क्रैश कोर्स के अंदर जो है हम एक फास्ट रिवीजन ले रहे हैं, तो उसको भी आप जो है देखते रहिए और एग्जाम के लिए तैयार करिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, है ना? चलिए ओके, कल इस एक चैप्टर को जो है हम और आगे बढ़ाएंगे। आज इतना ही। ओके, गुड डे।